एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आप सोच रहे होंगे मैम का बोर्ड कहाँ गया, तो मैं आपको बता दूं, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर आई हुई हूँ क्योंकि राखी का फेस्टिवल आ रहा है। आई होप आप लोग भी राखी का फेस्टिवल एंजॉय करते होंगे अपने भाई बहनों के साथ, तो इसलिए मैं भी इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के पास आई हूँ, मतलब एमपी में आई हुई हूँ। और मेरा जो बोर्ड है वो महाराष्ट्र में है, आप सभी को तो पता ही है। तो फ्यू डेज़ हम यहाँ पे इसी तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद वापस से अपने डिजिटल बोर्ड पे हम स्टडी करना शुरू करेंगे। सो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा करंट अफेयर्स वैसे ही रहेगा, पूरा बिंदास रहेगा और पूरे न्यूज़ को हम एक एक करके यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो आज हम बात करेंगे 27 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सीए। अब हमारे भारत का इतिहास रहा है, हर एक चीज़, मतलब हमारे भारत का ही क्या, पूरे जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, हर एक चीज़ के लिए वो एक नामकरण ज़रूर करते हैं। जैसे अभी हमने चंद्रयान 3 को लैंड किया, सॉफ्ट लैंडिंग की हमने चंद्रमा की सरफेस पे, तो जिस स्थान पर हमने लैंडिंग की है उस जगह का भी कोई नाम तो होना ही चाहिए। तो बिल्कुल नामकरण हो चुका है और नाम रखा गया है शिव शक्ति। तो शिव शक्ति वो प्लेस है बेसिकली जहाँ पे चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की है, चंद्रमा के साउथ पोल में। और एक और पॉइंट डिसाइड किया गया है विच इज़ तिरंगा। तो तिरंगा वो पॉइंट है जहां पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था। तो जो चंद्रयान 2 के क्रैश होने के एविडेंस है, उस स्थान का नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। तो चंद्रमा पे दो नए पॉइंट्स तैयार किए गए हैं, पहला है शिव शक्ति और दूसरा पॉइंट है तिरंगा। तो इसी से रिलेटेड हम न्यूज़ पढ़ने वाले हैं। चंद्रयान 3 टच डाउन स्पॉट नेम शिव शक्ति और तिरंगा फॉर चंद्रयान 2। तो चंद्रमा 3 का जो टच डाउन स्पॉट था उसका नाम शिव शक्ति रखा गया है, वहीं चंद्रमा 2 के लिए तिरंगा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है। कहाँ पर की है अनाउंसमेंट? तो अनाउंसमेंट की गई है कहाँ से? इसरो टेलीमेट्री, वन सेकेंड पेन ले लेते हैं, हाँ, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु में इस बात की अनाउंसमेंट की गई कि जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया है मून सरफेस पे, उस जगह का नाम, टच डाउन स्पॉट का नाम हमने रखा है शिव शक्ति। इसके अलावा चंद्रयान 2 के जो एविडेंस है, फुटप्रिंट बचे हुए हैं लूनर सरफेस में, जो 2019 में क्रैश हो गया था, उस जगह का नाम तिरंगा रखा गया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 23 अगस्त को हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और भारत जो है वो उस एलाइट क्लब में शामिल हो गया है जिसमें चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की है। और चंद्रमा की सरफेस पे साउथ पोल में लैंड करने वाले हम पहली कंट्री बन गए हैं। बाकी एलाइट क्लब के बारे में बात करें तो उसमें रशिया भी है, यूएसए है और चाइना है। ये तीन वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पहले भी सॉफ्ट लैंडिंग कराई हुई है चंद्रमा पे, और हम चौथी नंबर की कंट्री बन गए हैं। वहीं साउथ पोल पे लैंडिंग कराने वाले हम पहले नेशन बन गए हैं। तो ये एक अचीवमेंट है हमारी कंट्री के लिए, हमारे इसरो के साइंटिस्ट के लिए। इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे। सो हर साल नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा? तो 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आपको क्या क्या याद रखना है? शिव शक्ति के बारे में, तिरंगा के बारे में और नेशनल स्पेस डे। तो नेशनल स्पेस डे हर साल अब हम 23 अगस्त को सेलिब्रेट करने वाले हैं। ओके है इतनी चीज़ें। अगर आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज तो चल ही रही है, तो हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जिसमें अभी दिल्ली सल्तनत चल रहा है। दिल्ली सल्तनत के बाद हम विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर, चोल, चेर, पांडे के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और उसके बाद हम मुगलों के बारे में भी वहां पर देखेंगे। ओके है इतनी चीजें। आइए अगली न्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये अवार्ड दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये अवार्ड इन्हें ग्रीस की यात्रा के दौरान दिया गया है। मैंने आपको कहा था कि साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट अटेंड करने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रीस गए हुए हैं 3 दिन के विजिट के लिए। 40 ईयर्स के बाद, 40 सालों के बाद हमारे देश का कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहाँ पर गया हुआ है? ग्रीस गया हुआ है। और ये हमारी कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिनको ग्रीस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया।
ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकम द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट टू बी अवॉर्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर बाय द ग्रीस। तो प्रधानमंत्री मोदी को ये अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड प्रेजेंट कौन कर रही हैं? ये जो पर्सन दिख रही हैं वो ग्रीस की प्रेसिडेंट है। ग्रीस की प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है और इनका नाम भी कैटरीना है। तो याद रखना बड़ा आसान है, ग्रीस घूमने गई हैं कैटरीना जी, तो ग्रीस की प्रेसिडेंट है कैटरीना। ओके, तो इनका नाम आपको याद रखना। और एथेंस में प्राइम मिनिस्टर मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया है। इनके एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के कारण किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी थी जिससे ग्रीस और भारत के बायलैटरल रिलेशन और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ अप हुए हैं, मजबूत हुए हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस अवार्ड को पाने वाले हमारी कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए, साथ ही साथ पहले फॉरेन हेड बन गए हैं गवर्नमेंट के जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। अगर इस अवार्ड के बारे में बात करें तो इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस। इस अवार्ड की शुरुआत 1975 जब हमारे देश में इमरजेंसी लग रही थी तब इस अवार्ड की शुरुआत हो रही थी 1975 में। ठीक है, इतनी चीजें तो आपको इतनी बातें पता होना चाहिए। अब जब ग्रीस गए हुए थे तो वहां पर इन्होंने एक क्या कहते हैं ग्रेवयार्ड या मेमोरियल को भी विजिट किया है और ट्रिब्यूट दिया है, सम्मान दिया है टॉम ऑफ अननोन सोल्जर। तो टॉम ऑफ अननोन सोल्जर, कई सारे ऐसे सोल्जर हैं जिन्होंने फाइट में अपनी जान गंवा दी लेकिन उनके बारे में कुछ भी हमको एविडेंस नहीं मिलते हैं। सो टॉम ऑफ अननोन सोल्जर की जो टॉम थी वहां पर भी ट्रिब्यूट दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एथेंस में, ग्रीस में। क्लियर इतनी चीजें? ओके, इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और, जैसे कि एक बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं वैसे ही परचम ने भी एक बुक लॉन्च की है, परचम की एसएससी जनरल अवेयरनेस की मैगजीन, जिसमें हमने 10,000+ एमसीक्यू या पीवाईक्यूज को कवर किया जो पिछले 5 साल में एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप वो बुक ले सकते हैं perchamclasses.in पे विजिट करके। आइए हम बात करते हैं, ये हैं अमृत माथुर। और अमृत माथुर ने अपनी एक बुक, अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है जिसका नाम है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। तो बेसिकली अमृत माथुर एक क्रिकेटर रहे हैं और इन्होंने पिछले 30 साल का इनका जो एक्सपीरियंस रहा है क्रिकेट की फील्ड में वो इन्होंने यहाँ पे साझा किया है। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है जिसका नाम है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। तो आपको याद रखना है 1992 से 2008 तक जो क्रिकेट में एडवांसमेंट हुए हैं, जो क्रिकेट में चेंजेस हुए हैं, वो सारी बातें इन्होंने इस बुक में मेंशन की हुई हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रांसफर पॉलिसी फॉर सीआरपीएफ। बेसिकली जब हम सीआरपीएफ के जवानों के बारे में बात करते हैं, या आप में से कई सारे लोग जो होंगे, हो सकता है जिनको आर्मी में बहुत ज़्यादा रुचि हो, जो डिफेंस सेक्टर में जॉब की तलाश कर रहे हो, तो हमें पता है जब डिफेंस सेक्टर के कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हो तो उसके लिए एक आपको मेडिकल टेस्ट देना होता है। इसके अलावा एक साइको टेस्ट भी आपको वहाँ पे देना होता है। तो एक नई इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो सीआरपीएफ अडॉप्ट कर रहा है इस तरीके के साइको टेस्ट के लिए। ठीक है, उसी टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ होती है। इन्होंने रिसेंटली स्विच किया है इंडिजीनियसली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर फॉर साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग फॉर पर्सनल पीरियड टू देयर इंडक्शन इन डिग्निटरी प्रोटेक्शन टीम। तो जब सीआरपीएफ के जवानों को आप किसी डिग्निटरी प्रोटेक्शन टीम का हिस्सा बनाते हैं उसके पहले जो आपकी स्क्रीनिंग होगी, साइकोलॉजिकल जो आपका टेस्ट होगा, अब वो टेस्ट जो है वो हमारे भारत में डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाएगा। तो सीआरपीएफ ने भारत के द्वारा डेवलप इस सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है और इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का नाम है COPSYSS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज्ड साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर है जिसको डिजाइन एंड डेवलप किसने किया है? तो डीआरडीओ, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डीआरडीओ और डीआईपीआर, इन दोनों के द्वारा मिलकर इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन एंड डेवलपमेंट करने का काम किया है। बेसिकली पूरी तरीके से मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर है जो कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है जो कि कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग करने में मदद करेगा। ठीक है, रिसेंटली डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कांवर, इन्होंने इस सॉफ्टवेयर को हैंड ओवर किया है सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल सुजॉय लाल थाउसेन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स में। ठीक है, इतनी चीजें। अगर थोड़ी सी और बात करते हैं, द फोर्स हैज टफ सिस्टम इन प्लेस फॉर फिजिकल फिटनेस बट दिस टेस्ट विल इंश्योर शार्प मेंटल फिटनेस। तो ये बेसिकली मेंटल फिटनेस को टेस्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है बाय डीआरडीओ एंड डीआईपीआर। इसके अलावा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है अभी वियना टेस्ट सिस्टम मतलब वीटीएस सिस्टम को लास्ट 15 ईयर से यूज कर रहा है और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी अब बीटीएस सिस्टम में 2017 में स्विच हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जीका वायरस का पहला
केस हमको मिला है भारत में, मुंबई महाराष्ट्र में, चैम्बूर में। ठीक है, तो फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस रिपोर्टेड इन मुंबई। सो जीका वायरस कैसे होता है, किसके कारण होता है, पहला केस कहाँ पर डिस्कवर हुआ था या मिला था, उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो जीका वायरस का पहला केस अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया गया है मुंबई में बाय द बीएमसी के द्वारा पहला केस यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। किसका? जीका वायरस का। तो जीका वायरस एक मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है और इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा में 1947 में। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तब ये वायरस भी डेवलप हो चुका था। तो जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा में 1947 में इस वायरस का हमें पता चला था। बेसिकली ये ह्यूमन में फैलता है मॉस्किटो बाइट के कारण और मेन रिस्पॉन्सिबल होती हैं यहाँ पे फीमेल एडीज इजिप्टी, जो आपकी मॉस्किटो होती हैं, वो बेसिकली इस वायरस को कैरी करती हैं और एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक पहुंचाती है। मच्छरों के अलावा, मॉस्किटो के अलावा ये जो वायरस है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब सेक्सुअली आप कोई रिलेशन बनाते हो या फिर एक व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है, तो ब्लड का जब ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, और अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसका जो बच्चा होता है, बच्चा जो जन्म देने वाली प्रेग्नेंट लेडी, तो उसके बच्चे में भी ये सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से जीका वायरस जो है वो स्प्रेड होता है। प्राइमरली तौर पे इसमें कोई भी सिम्टम नहीं देखे जाते, लेकिन कुछ सिम्टम होते हैं जैसे कि फीवर आना है, जॉइंट पेन होना, मसल पेन होना, आइज़ का रेड हो जाना, हेडेक होना, इस तरीके के कुछ सिम्टम्स भी देखे गए हैं। ओके, तो ये था कुछ जीका वायरस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं डेमन पार्टिकल, दानव पार्टिकल, दानव कण हमको मिले हैं और ये हमारी बहुत मदद करने वाले हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो डेमन पार्टिकल या मासलेस पार्टिकल, इनका कोई भी मास नहीं होता, इसलिए इनको डेमन पार्टिकल या दानव कण के नाम से जाना जाता है। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है डेमन पार्टिकल दैट कुड लीड द सुपर कंडक्टर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट द रूम टेम्परेचर। तो जैसे कि ये पार्टिकल जो होते हैं वो सुपर कंडक्टर की तरह होते हैं और रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो जनरेट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, क्योंकि सुपर कंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। तो सुपर कंडक्टर विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेजिस्टेंस करेंटली रिक्वायर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर अपन बिलो द 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? जो आसानी से विदाउट रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को लो टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे ईजिली फ्लो कर सकते हैं। इस नई डिस्कवरी से हमें सुपर कंडक्टिविटी के बारे में जानने में और मदद मिलेगी। इस तरीके के पार्टिकल्स का यूज़, इस तरीके की सुपर कंडक्टिविटी का यूज़ आने वाले समय में हम मेडिकल इंडस्ट्री में और डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम में या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम इसका यूज़ कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही, कह सकते हैं कि बहुत ही खास तरीके की हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मदद मिलेगा। इस तरीके से साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवरी की गई है। ठीक है, अगर हम इस डेमन पार्टिकल के बारे में बात करें तो इस पार्टिकल को पहली बार डेविड पाइंस ने इसको डिस्कवर किया था 1956 में। तो 1956 में डेविड पाइंस ने डेमन पार्टिकल की डिस्कवरी की थी। ये मासलेस होते हैं, चार्जलेस होते हैं और ट्रांसपेरेंट टू लाइट होते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो एबल टू फॉर्म प्लाज्मोन्स विच इज कलेक्टिव यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट बिहेव लाइक द वेव। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली मासलेस है, चार्जलेस है, ये बात तो हमें क्लियर होती है, लेकिन इनकी क्वालिटी होती है कि प्लाज्मोन्स को भी डेवलप कर सकते हैं। तो प्लाज्मोन क्या होता है? कलेक्टिव यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है जो कि आपको वेव की तरह, इस तरीके से वेव की तरह ये मूव करती है और एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है ये किसी भी सुपर कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो आने वाले समय में सुपर कंडक्टिव जो मटेरियल होंगे जो कि ऑपरेट हो सकेंगे रूम टेम्परेचर पे, उनको डेवलप करने के लिए हम इन डेमन पार्टिकल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? तो सुपर कंडक्टिविटी वो होती है जब जो कोई भी मटेरियल होता है विदाउट रेजिस्टेंस चार्ज को आसानी से मूव करा देता है, करंट को आसानी से मूव करा देता है विदाउट रेजिस्टेंस, इसको हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। सुपर कंडक्टिविटी को 1911 में डिस्कवर किया गया था एक डच साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था कैमरलिंग ओन्स के द्वारा 1911 में पहली बार सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कवर किया गया था और इन्होंने ये कंडक्टिविटी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में मरकरी में देखी थी। सुपर कंडक्टिविटी जनरली ऑब्जर्व एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे हम सुपर कंडक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, 0 केल्विन तक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पेंच टाइगर रिजर्व। ये न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइकिल सफारी की शुरुआत हुई है। ओके, अभी तक आप लोग टाइगर सफारी, लायन सफारी के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम साइकिल सफारी के बारे में बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल स्टैंड से साइकिल लो और बढ़िया साइकिल में घूमते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो सफारी को और पूरे नेचुरल ब्यूटी को आप देख सकते हो। तो पेंच टाइगर रिजर्व ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है साइकिल सफारी
allowing visitor to experience the beauty of nature on wheel। अब पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर मिलेगा? तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो सतपुड़ा हिल, आपका सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में फैला हुआ है। इसका कुछ पार्ट आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। पेंच रिवर यहाँ पर फ्लो होती है और इस पेंच रिवर के कारण इस टाइगर रिजर्व का नाम पेंच टाइगर रिजर्व रखा है। इसका पुराना नाम इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क था। तो अगर पूछ लिया जाए पेंच टाइगर रिजर्व का पुराना नाम क्या था, तो प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था। और जो मोगली की कहानी हम देखते हैं, बचपन से मोगली की कहानी हमने सुनी होगी, आप लोग ने रुडयार्ड किपलिंग की फेमस द जंगल बुक के बारे में सुना होगा, तो उसका एसोसिएशन भी आपका पेंच टाइगर रिजर्व से ही है। ओके, इतनी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट अंबर के बारे में। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ज्वाइंटली विद द हेल्प ऑफ जनरेशन इंडिया फाउंडेशन, अमेजॉन वेब सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट अंबर की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट अंबर के अंतर्गत 1500 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लाउड स्किल की ट्रेनिंग यहाँ पे 1500 लोगों को दी जाएगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। किस तरीके से आपको रिज्यूमे तैयार करना है, किस तरीके से आपको इंटरव्यू फेस करना है, डिफरेंट जो सर्टिफिकेशन होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी विद द हेल्प ऑफ अमेजॉन वेब सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की मदद से। इसका मकसद लगभग 30,000 यूथ को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देना है, उनको रोजगार देना है, जिनमें से 50% जो होंगी वो वीमेंस होंगी। ये पूरा प्रोग्राम जो है वो प्रोजेक्ट संकल्प के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। किसके अंतर्गत लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट संकल्प। अभी हम देखेंगे कि क्या है ये पिक्चर। तो प्रोजेक्ट संकल्प के अंतर्गत यहाँ पर बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड द GIF टू क्रिएट नेसेसरी अवेन्यूज। इसका मकसद है वीमेन को इम्प्रूव करना और जेंडर जो डाइवर्सिफिकेशन है उसकी टेक और इंडस्ट्री की सेक्टर में उसको बढ़ाना, और अनप्रिविलेजेस जो ग्रुप है उनको बेसिकली ट्रेनिंग देना और 30,000 तक लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देना। अब अंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अंबर का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन। एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन अंबर प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है। इसे संकल्प प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। वही कहानी यहाँ पे लिखी है जो मैंने आपको बोल दी कि यहाँ पे आप क्लाउड, यहाँ पे सर्टिफिकेशन एग्जाम भी आप दे सकते हैं, आपको नॉलेज मिलेगा, आप डिफरेंट यहाँ पे जॉब इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, IT एम्प्लॉयज़ के साथ आप डील कर सकते हैं, IT कंपनी में आप नौकरियाँ ले सकते हैं, एट्सेट्रा। संकल्प क्या है? तो संकल्प मतलब स्किल एक्विजिशन एंड द नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, ये संकल्प है। इसको 19 जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, MSDE के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर स्कीम है, जिसको फंड देने का काम या जिसको मदद करने का काम कौन करता है? वर्ल्ड बैंक की मदद से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो संकल्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही यहाँ पे प्रोजेक्ट अंबर को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है असम गवर्नमेंट के बारे में। सो असम इन्फोर्स बैन ऑन द प्लास्टिक वाटर बॉटल ऑफ लेस देन 1000 ml। तो जो 1000 ml या 1000 ml से जो कम या छोटी बॉटल होती है प्लास्टिक की बॉटल, उसको बैन करने का, प्रतिबंध लगाने का फैसला असम गवर्नमेंट ने दिया है। और इस 2 अक्टूबर से यहाँ पर बैन लगा दिया जाएगा जो भी छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉटल होती हैं जिनकी टोटल क्वांटिटी 1000 ml से कम होती है। The Assam government implemented a ban on the plastic water bottle of less than 1000 ml capacity with the effect from the October 2 अक्टूबर से इफेक्ट में आ जाएगी। और ये फैसला किसने लिया है? एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ असम, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ असम के द्वारा ये नोटिफाई किया गया और ये फैसला लिया गया है एनवायरमेंट कंसर्न को ध्यान रखते हुए कि किस तरीके से प्लास्टिक पोल्यूशन लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर हम सस्टेनेबल बिहेवियर को अडॉप्ट करेंगे तो हमें इस तरीके की छोटी छोटी प्लास्टिक बॉटल को यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे एम ये है कि जो PET मतलब पॉली इथाइन टेरा फेथलेट, ये जो बॉटल हैं PET बॉटल्स 1000 ml से जो कम है उनको हमें बैन करना है। बैन का मतलब क्या है? इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे भी बैन करना है, इंपोर्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल, ये सारी कैटेगरी इसके अंदर आती हैं जहाँ पे बैन लगाया जाएगा। क्या ये लीगल बेसिस है? बिल्कुल हाँ, हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत ये बिल्कुल लीगल है और इसको अप्लाई करने का काम या इसकी अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट। इसके अंतर्गत यहाँ पे ये फैसला लिया गया है और 1000 ml से छोटी जो बॉटल्स हैं उन पे बैन लगाने का काम किया जाएगा 2 अक्टूबर से। ठीक है, अब बात करते हैं ई-रूपी के बारे में।
आप सभी को पता है आरबीआई ने कुछ समय पहले डिजिटल करेंसी या फिर ई रूपी को लॉन्च किया था। इस तरीके से इसका सिंबल होता है। नॉर्मली जब हम फिजिकल करेंसी की बात करते हैं तो आपको 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50, 100, 200 रुपए का नोट मिलता है। वैसे डिजिटल करेंसी में भी इस तरीके के अलग अलग डिनोमिनेशन के आपको डिजिटल करेंसी मिलेंगे। 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपी, 50, 100, 200, 500, 2000, इस तरीके से अलग अलग डिनोमिनेशन की ई करेंसी अवेलेबल है या डिजिटल करेंसी अवेलेबल है आरबीआई के द्वारा। जिस तरीके से फिजिकल करेंसी एक लीगल टेंडर होती है, वैसे ही डिजिटल करेंसी भी आपका लीगल टेंडर होती है। लीगल टेंडर का क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति आपको मना नहीं कर सकता कि मैं डिजिटल करेंसी में पेमेंट नहीं लूंगा या मैं डिजिटल करेंसी को नहीं मानता। नहीं, एक लीगल टेंडर है, आरबीआई के द्वारा ऑथोराइज्ड करेंसी है। तो आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप डिजिटल करेंसी के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है, मान लेते हैं एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। मान लेते हैं एक मैगी का पैकेट है, एक मैगी का पैकेट है और वो मैगी का पैकेट मैंने परचेज किया और मैंने मैगी का पेमेंट करने के लिए यूपीआई का यूज़ किया। मैंने मैगी का पैकेट एक दुकानदार से परचेज किया और पैसा देने के लिए मैंने यूपीआई का यूज़ किया। ठीक है, मान लेते हैं मेरा जो अकाउंट है वो एसबीआई में है और जो कस्टमर मतलब जो आपका दुकानदार है, शॉपकीपर है, उसका अकाउंट मान लेते हैं आपका आईसीआईसीआई बैंक में है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे जब मैं यूपीआई से ट्रांजैक्शन करूँगी, अब 10-12 रुपए का मैगी का पैकेट आता है, 12 रुपए का मैगी का पैकेट हो गया। मैंने एसबीआई से यूपीआई किया और ये कहाँ पर गया? उस दुकानदार के पास गया और मुझे मैसेज आया कि आपका इतना पैसा डेबिट हो गया है और सामने दुकानदार को मैसेज आया कि आपको क्रेडिट हो गया। क्या तुरंत ऐसा ट्रांजैक्शन होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि इतना क्रेडिट हुआ, इतना डेबिट हुआ। हाँ, दिन के अंत में पूरा एक समय डिसाइड किया जाएगा दोनों बैंकों के द्वारा और दोनों बैंक फिर जो है वो परमानेंट यहाँ पे, क्योंकि एक दिन में तो लाखों की संख्या में ट्रांजैक्शन होते हैं, तो दोनों बैठ के यहाँ पे ट्रांजैक्शन को करेंगे, मतलब सेटल डाउन करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे आईसीआईसीआई का 50 करोड़ रुपीस का एक दिन का ट्रांजैक्शन हुआ है, एसबीआई का 100 करोड़ रुपीस का है। इस तरीके से दोनों सेटलमेंट कर लें कितना लेन देन करना है, तो ये दिन के अंत में किसी पर्टिकुलर टाइम में होता है। पहली चीज़ तो ये, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन टाइम है या फिर बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर ये चीज़ें लगती हैं जिससे चीज़ें डिले भी हो जाती हैं समटाइम। पहली चीज़। दूसरी बात, फिजिकल जो करेंसी होती है, अब नोट को छापना है, उसका भी प्रिंटिंग कॉस्ट आता है, सर्कुलेशन में लाना है, सारी चीज़ों की अपने कॉस्टिंग होती है। बट डिजिटल करेंसी जो होती है ना, ई रुपया, वो तो एकदम फ्री है। मतलब इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ना आपको पेपर में प्रिंट करना है, ना आपको कोई कॉस्ट लग रहा है और ना ही यहाँ पर आपको बैंकों का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है डिजिटल करेंसी में सेटलमेंट करने के लिए। इसलिए आरबीआई हमेशा यहाँ पे प्रमोट करने में लगी हुई है कि लोग अधिक से अधिक डिजिटल करेंसी को यूज़ करें। तो इसी कदम में आगे बढ़ते हुए कैनरा बैंक ने अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब इसमें आप क्यूआर कोड की मदद से, अगर आपके पास डिजिटल करेंसी है तो आप क्यूआर कोड की मदद से डिजिटल करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं। तो कैनरा बैंक का ये इनिशिएटिव आया हुआ है। तो कैनरा बैंक पायोनियर यूपीआई इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपी मोबाइल ऐप फॉर द सीबीडीसी ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसका अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो कैनरा बैंक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है विच इज़ द कैनरा डिजिटल रुपी ऐप। इस एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ पे किसी भी मर्चेंट के यूपीआई कोड को, क्यूआर कोड को स्कैन करके डिजिटल करेंसी के फॉर्मेट में जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूपीआई इंटर ऑपरेटेबल डिजिटल रुपी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है कैनरा बैंक में और एक अच्छा कदम ये बताया जा रहा है। क्लियर इतनी चीज़ें? अंत में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द कैनरा बैंक। 1906 में बना था, बेंगलुरु में हेड ऑफिस है इसका है, टुगेदर वी कैन इसकी टैगलाइन है एंड एमडी एंड सीईओ है के सत्यनारायण राजू। इसके अलावा ये वो न्यूज़ है जो रिसेंटली बैंक से एसोसिएटेड है, जैसे कि यश बैंक ने आयरिश एप्लीकेशन को डिजिटल बैंकिंग के लिए लॉन्च किया है एटसेट्रा। आप इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डन। अच्छा, मैंने कल आपको न्यूज़ बताई थी कि राफेल नडाल जो हैं उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है और 3 साल का एग्रीमेंट साइन किया गया है विद इन्फोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे व्यूमेंस के लिए भी इन्फोसिस ने व्यूमेंस टेनिस चैंपियन ईगा स्वितेक को एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ईगा स्वितेक जो है वो पोलैंड की एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है और ये वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है व्यूमेंस कैटेगरी में। ओके, तो ईगा स्वितेक और राफेल नडाल अब ये दोनों के दोनों ब्रांड एम्बेसडर है फॉर इन्फोसिस। ओके, अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ समय पहले आप लोगों ने चर्चा में देखा होगा अबाउट द बैगनार ग्रुप। बैगनार ग्रुप और रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है उनका कुछ आपस में तनातनी भी हो गई थी, क्लैशेस आपको सामने आए। तो बहुत ही गुप्त तरीके से ऐसा न्यूज़पेपर छापते हैं कि एक गुप्त तरीके से एकदम प्लेन क्रैश हुआ है, बैगनार जो चीफ हैं उनका, और उनकी डेथ हो गई है। तो बैगनार चीफ येवगेनी प्रिगोजिन killed in the plane crash in Russia।
नेक्स्ट है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL expected to commercialize launch its dengue fever vaccine by the early 2026। तो इंडियन एमोलॉजिकल लिमिटेड जो हमारी भारत की एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने कहा है कमर्शियली रूप में डेंगू की जो वैक्सीन है वो 2026 तक लॉन्च होगी। नेक्स्ट है हमारे यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने 33 खेलो इंडिया सेंटर्स को लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। कहाँ से? राजस्थान से, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से। ठीक है, जर्मनी डेवलप कर रही है एक डिवाइस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एट द स्पोर्ट ऑफ शूटिंग, मतलब जो देख नहीं सकते प्रॉपर्ली, तो शूटिंग में अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते तो उनके लिए भी एक डिवाइस बेसिकली जर्मनी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो ये हमारे आज के करेंट अफेयर्स थे। कल करेंट अफेयर्स नहीं आएगा, कल वीकली सीए आएगा। तो हम वीकली सीए में एक क्विज के साथ आपके साथ मिलेंगे, तो सभी लोग अटेंड करेंगे उस वीकली सीए को। आइए बात करते व्हाट इज द नेम ऑफ इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो कौन सी स्कीम है? मेरा बिल मेरा अधिकार, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच प्लेयर वॉन द टाइटल ऑफ चेस वर्ल्ड कप। तो चेस वर्ल्ड कप फिडे टाइटल किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो कि नॉर्वे के एक चेस खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में कौन सा ऐसा सिटी है जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है क्लीन एयर सर्वे 2023। तो आंसर हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन ए। 69 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा रॉकेटरी को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने रिसेंटली क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए, इन्होंने कितना थ्रो किया? तो 88.77 मीटर का इन्होंने थ्रो किया है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने रिसेंटली किस नंबर के टाइगर रिजर्व को राजस्थान में अप्रूवल दिया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान का 5वें नंबर का, और इंडिया का 54th नंबर का ये टाइगर रिजर्व होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ल्यूपेक्स इसरो और किसका ये कंबाइंड लूनर मिशन होने वाला है? आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी ने अपकमिंग जो आपका मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है इंडिया में, उसके लिए आपका ब्रांड टाई अप किसके साथ किया है? तो आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड के साथ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली B20 समिट नई दिल्ली में हुई है, आपको बताना है इस समिट की थीम क्या है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो भी सही आंसर लगता है वो आप हमें कमेंट में देंगे। बाकी सारी बातें हम कल के वीडियो में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।